सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्विक रिवीजन के तहत ही आज हम रिवीजन करेंगे भाषा, व्याकरण और लिपि का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की, जिसमें हिंदी व्याकरण के तहत भाषा, व्याकरण और लिपि 2 अंक के आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरे प्रकरण में से मैंने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न निकाल दिए हैं, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आप पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अनिवार्य हिंदी के 5 मॉडल पेपर बना करके उनकी PDF भी मैंने आप लोगों को उपलब्ध करवा दी मेरे टेलीग्राम चैनल से, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही उनका हल भी मैंने वीडियो बना करके अपलोड कर रखा है, जहां आप आवश्यकता समझे वहां उत्तर का मिलान भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो यदि पसंद आ जाता है तो लाइक शेयर करने में कंजूसी न करें। पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से हुआ? तो आपको ध्यान है कि प्राचीन लिपियां हैं 2, ब्राह्मी और खरोष्टी, जिसमें से ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। बिल्कुल सही है, अपना उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि आप जानते हैं, बहुत सिंपल प्रश्न है, देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। बिल्कुल सही है। ये प्रश्न को पढ़ते ही आपके उत्तर क्लिक हो जाना चाहिए, फिर 1, 2, 5 सेकंड बाद जो मैं उत्तर बताऊंगा उससे आप उसको मिलान कर लें। ये आपका एक तरह से टेस्ट भी होगा, ताकि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तीसरा प्रश्न देखिए, भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अगर जो ध्वनि चिन्ह लिखेंगे, संकेत लिखेंगे, उसे हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लिपि। लिपि आप इसको सही करें। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न कह रहा है कि लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहेंगे इसको भी, क्योंकि ध्वनि, संकेत, चिन्ह ये सब आ जाए लिपि कहलाएगी। बिल्कुल चौथे का भी उत्तर आपका लिपि सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न कह रहा है व्याकरण के कितने अंग हैं? तो व्याकरण के अपनी किताब में 3 अंग दे रखे हैं। 3, एक तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। लेकिन कुछ विद्वान शब्द विचार के बाद एक पद और मानते हैं। तो कुल मिला के अपने इसमें 3 दिए तो 3 ही करें फिलहाल। बिल्कुल उत्तर आपका जैसा 3 हो गए। ठीक है। छठा प्रश्न देखिए। भाषा में मानकता स्थापित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जो मानकता स्थापित करने का काम करता है वो आपका करता है व्याकरण। कौन करता है? व्याकरण का काम होता है भाषा में मानकीकरण करने का। बिल्कुल सही है आपका उत्तर। अगर आपने व्याकरण सोचा है तो बिल्कुल सही है। 7वां प्रश्न देखेंगे। 7वां प्रश्न कह रहा है भाषा को शुद्ध लिखने में बोलने के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र कहलाता है। ये भी आपका व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण। बिल्कुल ठीक है। 7वें का भी उत्तर व्याकरण हो जाएगा। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं? 5 उपभाषाएं हैं। आपको ध्यान होनी चाहिए 5। पूर्वी हिंदी, पहली भाषा पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और एक अपनी राजस्थानी हिंदी और एक पहाड़ी हिंदी। इन सब की 18 से अधिक बोलियां हैं। ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए, पहले बहुत अच्छी तरह समझा रखे हैं ये सब। फिलहाल इसमें हम क्या करेंगे? 5 उपभाषाएं करेंगे, जो बिल्कुल ठीक है। 5 उपभाषाएं। 9वां प्रश्न देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? उसके स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। 9वां प्रश्न
आपका बोली या उपभाषा। 10वां प्रश्न देखेंगे, जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे क्या कहते हैं? उसे मातृभाषा कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे मदर टंग कहते हैं, मातृभाषा। बिल्कुल सही है। 11वां प्रश्न देखेंगे, भावों या विचारों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जिस माध्यम में हम अपने भाव विचार ये अभिव्यक्त करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, वो भाषा है। 12वां प्रश्न देखिए, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना? भाष धातु। कौन सी धातु? भाष धातु। भाष धातु का कहना है, भाष धातु का अर्थ है कहना। क्या अर्थ है इसका? कहना इसका अर्थ होता है, बताना, जो कही जाए। 13वां प्रश्न देखिए, लिखित भाषा का रूप कैसा होता है? भाई भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो लिखित भाषा का रूप स्थायी या स्थिर होता है। बिल्कुल ठीक है। 13वें का प्रश्न हो जाएगा, लिखित भाषा का रूप स्थायी या स्थिर होता है। 14वां प्रश्न देखिए, हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है? हिंदी की आदि जननी भाषा आपको पता चल गया होगा, कौन सी? संस्कृत। आदि जननी भाषा संस्कृत। एक बार मैं इसका विकास क्रम बता देता हूं। देखिए, संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से आई फिर अपनी हिंदी। तो ये हिंदी का विकास क्रम है। तो आदि जननी भाषा संस्कृत हो गई। फिर देखिए 15वां प्रश्न कि भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। बिल्कुल ठीक है, मौखिक और लिखित भाषा के ये दो रूप हो जाएंगे। 16वां देखिए, सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा कौन सी है? वही अपनी आदि जननी भाषा संस्कृत। 16वें में संस्कृत हो जाएगा। फिर देखिए 17वां प्रश्न कि किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को माना जाता है। जितनी डेवलप उसकी लैंग्वेज होगी वो समाज उतना ही सभ्य कहलाएगा। तो विकसित भाषा को उसका आधार माना जाता है। 18वां देखेंगे, भाषा खालिस्तान है और भाषा में ये खालिस्तान धीरे धीरे होता है। तो भाषा परिवर्तनशील है और भाषा में जो परिवर्तन होता है धीरे धीरे होता है। इसलिए इस पंक्ति को मैंने यहाँ लिख दिया है क्योंकि ये पंक्ति पूरी इंपॉर्टेंट है, कैसे भी पूछा जा सकता है। तो भाषा परिवर्तनशील है और भाषा में ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है। फिर देखिए आगे 19वां प्रश्न। 19वें प्रश्न में भाषा का सीमित, अविकसित और आम बोलचाल वाला रूप क्या कहलाता है? जिसका रूप सीमित हो, क्षेत्र सीमित हो, रूप अविकसित हो, आम बोलचाल वाला हो तो उसे बोली कहेंगे। क्या कहेंगे? बोली। बिल्कुल ठीक है। 19वें में आपके उत्तर हो जाएगा बोली। 20वां प्रश्न देखिए, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? आप हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर और 1949 और याद रखना है 14 सितंबर 1949 को। यहाँ देखो सन गलत हो गया, यहाँ 14 सितंबर 1949 कर देंगे, यहाँ वर्ष की जगह 1949 कर देंगे। 14 सितंबर 1949 को ये निर्णय लिया गया था कि हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया जाएगा, राजकार्य की भाषा। 21वां देखेंगे, भारत देश की राजभाषा कौन सी है? भारत देश की राजभाषा हिंदी है। हिंदी को भारत देश की राजभाषा बनाया गया। इसको राष्ट्रभाषा भी कह दिया जाता है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कोई अधिकृत आदेश नहीं है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा। हाँ, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जो अधिकांश जनता है भारत की वो हिंदी बोलते, हिंदी भाषी जनता है। फिर देखिए 22वां प्रश्न कह रहा है, भाषा खालिस्तान क्षेत्र में बोली जाती है जबकि बोली का क्षेत्र खालिस्तान होता है। तो थोड़े दोनों देखो अपोजिट शब्द आएंगे क्योंकि भाषा और बोली अपने आप में अपोजिट है। तो क्या आएंगे वो देख लेते हैं।
भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। तो अपना जो उत्तर था, भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। 23वां प्रश्न देखेंगे कि कोस कोस पर पानी बदले और 5 कोस पर बानी। 5 कोस पर बानी ये बोली के लिए प्रचलित है। ये जो कहा जाता है ये बोली के संदर्भ में कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, 5 सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं कौन से परिवार की है? तो ये भारोपीय परिवार की आर्य भाषाएं हैं। बिल्कुल ठीक है, भारोपीय परिवार की आर्य भाषाएं 24वें का सही उत्तर। 25वां देखेंगे। 25वां कह रहा है कि शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह। देखिए यहाँ एक चीज क्लियर कर लें, पहले तो वर्ण होंगे, वर्ण के बाद शब्द होंगे और शब्द के बाद वाक्य होंगे, और इससे भी पहले एक अलिखित रूप होता है, वो ध्वनि का होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह, यानी शब्द ये सार्थक रूप में आएंगे तो क्या बनाएंगे? वाक्य बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है, तो अपना उत्तर हो जाएगा वाक्य। ठीक, फिर आगे देखिए 26वां। वर्णों के सार्थक समूह को, वर्ण के बाद अपन शब्द ले रहे थे, तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। शब्द सही हो जाएगा। उसके बाद 27वां देखेंगे। 27वां कह रहा है कि मौखिक रूप से उच्चारित भाषा की छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि। ये हमने बात कर ली थी अभी ऊपर। आपने अगर वो जो मैंने समझाया उसको ध्यान से समझा होगा तो ध्वनि कर देंगे आप। इसके बाद देखिए 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न कह रहा है कि खालिस्तान भाषा को प्रयत्न पूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती। 2 रूप पढ़े ना हमने भाषा के, लिखित और मौखिक। तो जो मौखिक भाषा होती है उसको प्रयत्न पूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। मौखिक भाषा को प्रयत्न पूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। परिवार में आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, समाज में जो बच्चे होते हैं, अपने आप ही अपने घर परिवार की भाषा को मौखिक रूप से सीख जाते हैं। क्या उनको कोई सिखाने की आवश्यकता होती है? कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि लिखित भाषा होती है तो उसको आपको सिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो 28वें में मौखिक भाषा हो जाएगा। ठीक, फिर आगे देखते हैं 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न कह रहा है कि खालिस्तान ने हिंदी की वर्तनी का देवनागरी में एक मानक स्वरूप तैयार किया। बिल्कुल ठीक है कि एक मानक स्टैंडर्ड रूप जो तैयार किया है देवनागरी लिपि में हिंदी का, वो किस संस्था ने किया? ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हालांकि थोड़ा कठिन है लेकिन आ सकता है। ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो भारत सरकार के अधीन है, भारत सरकार के अधीन एक विभाग है, इसने हिंदी की वर्तनी का देवनागरी में एक मानकीकृत रूप तैयार किया है। उसके बाद देखिए 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये बहुत सिंपल प्रश्न है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। स्वर 11 हैं और व्यंजन 33 है। संयुक्त व्यंजन भी आप ध्यान रखें, क्षेत्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, इसके बाद देखिए 31वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवधी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अवधी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? यानी जितनी भी उपभाषाएं हैं उसकी आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे मैंने पहले 5 उपभाषाएं बताई ना, उन्हीं में से आपको एक लिखना है। तो अवधी पूर्वी हिंदी उपभाषा की एक बोली है, तो बिल्कुल आप यहाँ करेंगे पूर्वी हिंदी। ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, पहले वीडियो में मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी, बहुत अच्छा समझा रखा है इसको। फिर देखिए 32वां। देखिए 32वां कह रहा है कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली है, ये पश्चिमी हिंदी इसमें सही करेंगे, ब्रज। उसके बाद देखिए प्रश्न इसी तरह का है वापस
कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। मराठी भाषा की लिपि पूछी है तो आपको देखिए, एक तो यहाँ शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ, एक तो अंग्रेजी की याद करनी रोमन, अंग्रेजी की क्या याद करनी, रोमन, ठीक है। एक पंजाबी की याद करनी गुरुमुखी, गुरुमुखी, पंजाबी की याद करनी गुरु। एक उर्दू की याद करनी फारसी। ये 3 याद कर लो और बाकी जो भी जितनी भी भाषाएं आपकी पूछी जाएगी जो अपने इस चैप्टर में दे रखी थी, उन सब की लिपि हो जाएगी देवनागरी। कौन सी लिपि हो जाएगी, देवनागरी। ये शॉर्ट ट्रिक है, तो इन 3 को आप अच्छी तरह याद कर ले, बाकी सबकी देवनागरी है। तो देखते हैं, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी, बिल्कुल सही है। अब देखिए, ये ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे, अभी मैंने बताया, देखिए कितना याद रहता है आपको, देवनागरी लिपि। फिर आगे देखिए 34वां, अभी बताया मैंने, बताइए। देखिए पंजाबी भाषा की लिपि अभी बताया था गुरुमुखी। कौन सी लिपि, गुरुमुखी। गुरुमुखी को आप सही करेंगे। फिर उसके बाद देखिए उर्दू भाषा की लिपि अभी बताया था, ध्यान रहा, उर्दू भाषा की लिपि फारसी। कौन सी लिपि हो जाएगी, फारसी, ठीक है। इसके बाद देखिए 36वां प्रश्न, देखिए वापस अंग्रेजी भाषा की लिपि इसने पूछी, लेकिन हमने सब शॉर्ट ट्रिक से देख लिया था। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। कौन सी लिपि हो जाएगी, रोमन, ठीक है। 37वां प्रश्न देखेंगे, नेपाली भाषा की लिपि। अब ध्यान दीजिए, मैंने 3 चीज याद रखने के लिए कहा, एक तो अंग्रेजी को याद रखनी, एक उर्दू को याद रखनी, और एक पंजाबी को याद रखनी, बाकी की सब देवनागरी। तो देवनागरी हो जाएगी इसकी भी, ठीक है। फिर 38वां देखिए, संस्कृत भाषा की लिपि। अरे संस्कृत तो अपनी जननी है, इसलिए संस्कृत की भी, हिंदी की जो भाषा रहेगी वही लिपि रहेगी, वही संस्कृत की रहेगी। हिंदी और संस्कृत की तो एक ही रहेगी, देवनागरी लिपि। 39वां देखेंगे 39, मारवाड़ी। बहुत अच्छा, अपने राजस्थान का क्वेश्चन है ये। मारवाड़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा की बोली। आप जानते हैं मारवाड़ जो क्षेत्र है, जो राजस्थान है, राजस्थान में ये अरावली पर्वतमाला, इधर का जो एरिया है ये मारवाड़ कहलाता है, जोधपुर और उसके आसपास का क्षेत्र। तो मारवाड़ी बोली अपने राजस्थानी जो भाषा है उसकी बोली है, बिल्कुल सही है, राजस्थानी हो जाएगा। फिर देखिए 40वां, ये अपना मेवाड़ आ गया, बिल्कुल ये भी राजस्थान से संबंधित है। मेवाड़ी बोली ये भी राजस्थानी उपभाषा की बोली है। जो उदयपुर और उसका आसपास का क्षेत्र वो क्या कहलाता है, मेवाड़। उदयपुर और आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है, जहां महाराणा प्रताप जो है अपनी सूरवीरता के कारण और कभी गुलामी स्वीकार नहीं करने के कारण वो बहुत प्रसिद्ध हुए, हमारे अग्रगण्य हैं, प्रातस्मरणीय है महाराणा प्रताप। ऐसी उनकी ये जन्मभूमि, कर्मभूमि उदयपुर मेवाड़। फिर आगे देखिए 41वां देखेंगे, ढूंढाड़ी बोली किस उपभाषा की बोली है। तो ढूंढाड़ कहते हैं जयपुर, ढूंढाड़ जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, तो ये भी आपके राजस्थानी की बोली हो जाएगी, ध्यान होना चाहिए, ये भी राजस्थानी की। हाड़ौती, हाड़ौती भी अपने राजस्थान का एरिया है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जो कोटा संभाग है, कोटा संभाग, उसमें ये बोली जाती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो ये भी राजस्थानी की उपबोली हो जाएगी। फिर देखिए खड़ी बोली हिंदी के, खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है। खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली, सीधा सा ये पूछना चाह रहा है कि खड़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा की बोली है। तो ये पश्चिमी हिंदी की उपबोली है, बिल्कुल सही है, पश्चिमी हिंदी करेंगे इसमें। जो मैंने बताया था कि इसके 5 प्रकार हैं, 5 उपभाषाएं हिंदी की, उसमें से ये है खड़ी बोली। 44 देखेंगे, 44 कह रहा है कि भोजपुरी ये हिंदी के किस स्वरूप से निकली है। भोजपुरी हिंदी के किस स्वरूप से निकली है, प्रश्न थोड़ा सही कर लें। भोजपुरी हिंदी के, फिर खालिस्तान कर दें, किस स्वरूप से निकली है।
तो भोजपुरी आपको ध्यान है ये बिहारी हिंदी के स्वरूप से निकली है, तो इसको हम बिहारी हिंदी कर देंगे, बिहारी हिंदी। और 45वां देखेंगे कि अंग्रेजी से ग्रहित स्वर कौन सा है। अरे भाई 11 स्वर तो अपने हिंदी के मूल हैं, लेकिन ओ जो डॉक्टर का होता है ना, ऊपर बिंदी नहीं लगेगी, ये वाला जो डॉक्टर का ओ होता है, ये अंग्रेजी से हमने ग्रहित स्वर लिया है, तो ओ कर देंगे यहाँ, ठीक है। और 46वां प्रश्न देखेंगे कि हिंदी की 18 से 22 क्या है, बोलियां हैं। 5 उपभाषाएं हैं ना, 5 उपभाषाओं की 18 से 22 बोलियां हैं, बिल्कुल ठीक है, बोलियां। ये आपका यहाँ वीडियो भी समाप्त हो जाता है, चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने साथियों मित्रों तक इसको अवश्य पहुंचाएं। अंतिम समय में ये रिवीजन ही आपके बहुत काम का होगा। और भी हम क्विक रिवीजन की क्लासें लेके आएंगे। आपको कौन सी क्विक रिवीजन की क्लास लगवानी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।